अक्सर लोग हत्यारे के रूप में पुरुष की कल्पना करते हैं, लेकिन कई डरावने हत्या के मामले ऐसी महिला से जुड़े हैं जिसे कोई भी इतना खतरनाक नहीं मानता, सिवाय पीड़ित के। मौत से कुछ महीने पहले करण ने कई बार कहा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो बताना कि ये मेरी बहन ने किया है, वो मुझे मार डालेगी। जब एक महिला की बहन बिना सुराग गायब होती है तो सवाल उठते हैं। समझना मुश्किल था, इसलिए खबर नहीं मिली। वे कॉल करेंगे, इसलिए अब कभी भी आ सकते हैं। लेकिन उन सवालों में से कुछ के जवाब तब मिलते हैं जब जासूस एक डरावनी खोज करते हैं। जब वे उसका एक हिस्सा खोलते हैं तो तुरंत ही उन्हें एक हार दिखाई देता है जिस पर कैरन नाम लिखा होता है। उन्हें लगा कि उन्होंने कैरन पाइस को ढूंढ लिया है। अभियोजक जिसे जिम्मेदार मानते हैं वह कोई अजनबी, घुसपैठिया या हिंसक पूर्व प्रेमी नहीं, बल्कि एक महिला है जिसका डीएनए पीड़िता से मिलता है। कैरन पाइस ने अपने लिए जो शांत जीवन बनाया था वह मई 2021 के अंत में खत्म हो गया, और ये अंत उसी महिला के हाथों हुआ, डेबोरा पैटन, जो उसकी इकलौती बहन थी। हम देख रहे हैं कि ये पारिवारिक रिश्ता कैसे बिखर कर घातक बन गया। मैं एलिजाबेथ मिलर हूं और फीमेल क्रिमिनल्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कैरलवुड, फ्लोरिडा में हम इस हफ्ते की महिला अपराधी डेबोरा पाइस पैटन से मिलते हैं। सितंबर 1953 में जन्मी डेबोरा ने अपना ज्यादातर जीवन कैरलवुड और उसके आसपास बिताया है, ऐसा बताया जाता है। वहां डेबोरा की बहन कैरन पाइस सहित उनका परिवार 23 साल रहा। कैरन डेबोरा की छोटी और इकलौती बहन है, पर करीबी लोगों के लिए वो इससे भी बढ़कर थी। वो वफादार, उदार और जिन लोगों से वो प्यार करती थी उनके प्रति बेहद समर्पित थी। वो मानती थी कि परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कैरन और डेबोरा के बीच सालों से तनाव था, लेकिन 2010 में कैरन ने डेबोरा को अपने कैरलवुड के 2 बेडरूम वाले घर में रहने दिया। लेकिन साथ रहना उनके रिश्ते को जादू की तरह ठीक नहीं कर पाया। वे एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से दूर ही रहे। कई साल बाद कैरन के अचानक गायब होने पर सवाल उठता है कि उस घर में असल में क्या हुआ था। ये 30 मई 2021 की बात है, जब कैरन के दोस्तों ने उसकी गुमशुदगी हिल्सबोरो काउंटी शेरिफ ऑफिस में दर्ज कराई। कैरन हमेशा फोन उठाती थी, दोस्तों का कहना है। कैरन का अचानक मैसेज और कॉल्स का जवाब न देना उनके लिए अजीब था। तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब उनसे कोई खबर नहीं मिली तो ये कितना अजीब था। वे कॉल करेंगे या मिलने आएंगे, कोई भी। शनिवार को 21 तारीख के बाद 22 तारीख को वो डैबी और केल्ली के पास गई होती, क्योंकि डैबी बीमार थी और वो मुझे कॉल के बताने वाली थी कि वो कैसी दिख रही है, क्योंकि मैंने उसे काफ़ी समय से नहीं देखा था। अगर सब कुछ सही होता तो वो मुझे बताती, लेकिन मुझे वो कॉल कभी नहीं मिली जिससे ये शुरू हुआ। और फिर जब हम उसे अलग अलग बातें मैसेज करते रहे और मैंने उसे बालों के बारे में मैसेज किया और उसने जवाब नहीं दिया सिवाय आउटपास्ट के। आउटपास्ट ने मुझे बहुत घबराया हुआ कर दिया। कैरन के दोस्तों का कहना है कि वे उसके घर सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए गए थे कि कहीं ये कोई अजीब बात तो नहीं है। तभी उन्होंने उसके घर पर उसकी कार देखी, लेकिन कैरन वहां नहीं थी। 29 मई को हिल्सबोरो काउंटी के डिप्टी कैरन के घर पहुंचे और उनकी बहन डेबोरा पैटन से मिले। डेबोरा कहती हैं कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि कैरन कहाँ है और उन्हें याद भी नहीं है कि आखिरी बार उन्होंने अपनी बहन से कब मुलाकात या बात की थी। लेकिन डिप्टीज ने कुछ अजीब देखा। कैरन का पर्स, वॉलेट और उनकी कार अब भी घर पर ही हैं। डिप्टीज अगले दिन लौटते हैं और डेबोरा वही कहानी दोहराती हैं। लेकिन घर पर दूसरी बार आने पर बताया जाता है कि डिप्टीज ने पिछवाड़े में ताजा खुदी हुई मिट्टी का एक हिस्सा देखा। जांचकर्ताओं ने सामने वाले घर के कैमरे से निगरानी वीडियो लिया। बताया जाता है कि इसमें कैरन पाइस को 24 मई की सुबह अपने घर के बाहर लगभग 1.5 घंटे तक दिखाया गया है। इसके बाद वो फिर कभी निगरानी वीडियो में नहीं दिखी। लेकिन निगरानी वीडियो में किसी और को भी देखा गया, कैरन की बहन डेबोरा पैटन। 24 मई जब कैरन को आखिरी बार घर के सामने की निगरानी वीडियो में देखा गया था और 29 मई जब डिप्टी पहली बार घर पर पहुंचे, इन दिनों के दौरान बताया गया है कि डेबोरा को निगरानी वीडियो में कई बड़े काले कचरे के बैग कूड़ेदान तक ले जाते हुए देखा गया। उसे अपने कुत्ते को टहलाते हुए भी रिकॉर्ड किया गया है और 2 बार उसे कैरन की कार में जाते और लौटते हुए देखा गया। डिटेक्टिव्स ने 30 मई 2021 को डेबोरा से पूछताछ की। वह बताती है कि वह और उसकी बहन 10 साल साथ रहीं,
लेकिन आपस में बात या संपर्क नहीं करती थी। वो बताती है कि हाल ही में करण से कोई निजी मुद्दा हुआ था, लेकिन डिटेक्टिव्स के अनुसार वो इसका खुलासा नहीं करना चाहती। जांचकर्ता करण के घर की तलाशी का वारंट लेते हैं। उनका ध्यान फिर से ताजा खुदी मिट्टी पर जाता है, इसलिए वे खुदाई शुरू करते हैं। 2 फीट नीचे उन्हें काले कचरे के बैग और कपड़े में लिपटी इलास्टिक रस्सियों और डक्ट टेप से बंधी चीज मिलती है। एक खास गंध वहां हमेशा रहती है, जो उनकी सबसे बुरी आशंका को सच कर देती है। कचरे के बैग में एक शव है। मेडिकल एग्जामिनर के कार्यालय के अनुसार गर्दन के चारों ओर एक सोने की चेन है, जिस पर कैरन लिखा हुआ है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह कैरन पाइस का शव है। याद रखिए, 24 मई के बाद निगरानी वीडियो में घर में आते जाते दिखने वाली दूसरी एकमात्र व्यक्ति कैरन की बहन डेबोरा पैटन है। जांचकर्ताओं ने डेबोरा को शुरू में सिर्फ शव के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार किया, जो द्वितीय श्रेणी का अपराध है। ऐसा ही रहता है जब तक कैरन का पोस्टमार्टम नहीं होता। हिल्सबोरो काउंटी की मुख्य मेडिकल एग्जामिनर ने पुष्टि की कि कैरन की मौत सीने में गोली लगने से हुई और इसे हत्या बताया। डेबोरा पैटन पर अब इनेदे अस्त्र के इस्तेमाल से की गई द्वितीय श्रेणी की हत्या का और आरोप लगा है। दिलचस्प है कि गिरफ्तारी रिपोर्ट में मकसद नहीं बताया गया। किस कारण डेबोरा पैटन ने कथित तौर पर अपनी बहन की हत्या कर उसके शव को पिछवाड़े में दफनाया। डेबोरा पैटन को हिल्सबोरो काउंटी जेल ले जाया जाता है। उसकी जमानत $2.5 लाख से ऊपर रखी जाती है। डेबोरा की गिरफ्तारी की खबर कैरन पायस के करीबी लोगों के लिए हैरानी नहीं थी। दोस्तों के अनुसार कैरन और डेबोरा में सिर्फ दूरियां नहीं थी। उनका कहना है कि कैरन अपनी मौत से पहले डरावनी चेतावनियों जैसी बातें कर रही थी। उसने दोस्तों से कहा, अगर मैं मृत मिलूं तो डेबोरा ही जिम्मेदार होगी। ये बात कैरन की पुरानी दोस्त कैथी विनकुप ने 2021 में टैम्पा बे टाइम्स को बताई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कैरन के दोस्तों ने डेबोरा को घर से निकालने को कहा, लेकिन कैरन ने मना किया क्योंकि डेबोरा उसका परिवार है। तनाव के बावजूद वे साथ रहते हैं, लेकिन डेबोरा का मामला कई साल जूरी के सामने नहीं गया। 2022 और 2024 के बीच उसे मुकदमे के लिए अयोग्य पाया गया और इलाज के लिए वो एक राज्य मानसिक अस्पताल में रही। फरवरी 2025 में जज फैसला करते हैं कि डेबोरा मुकदमे के लिए सक्षम है और उसका जूरी ट्रायल 2026 की शुरुआत में तय है। 13 जनवरी 2026 को शुरुआती बयान शुरू होते हैं। ये हैं हिल्सबोरो काउंटी के सहायक राज्य अभियोजक जॉन टेरी। कैरन पाइस ने कैरनवुड समुदाय के एक शांत पड़ोस में एक साधारण जीवन जिया। वो रिटायर्ड थी, वेरिजोन की एक रिटायर्ड इंजीनियर। उनके कुछ चुनिंदा अच्छे दोस्त थे और उन्हें बागवानी करना पसंद था। उन्हें अपने आंगन में काम करना अच्छा लगता था। उन्हें कार धोना पसंद था। पड़ोसी कहेंगे कि वे अक्सर और नियमित रूप से बाहर दिखते थे। जहां वो रहती थी, बस आपको अंदाजा देने के लिए, वो उसी जगह थी जहां लाल पिन ड्रॉप है, वही उनका घर था। ये 2 बेडरूम का घर है। वो वहां रहती थी, वही उनका घर था। उन्होंने उसे खरीदा था। शुरू में वो अपने माता पिता के साथ वहां रहती थी, जब तक कि दोनों माता पिता का निधन नहीं हो गया, और फिर आखिरकार वो वहां अपनी बहन डेबोरा पैटन के साथ रही। डेबोरा पैटन और कैरन पाइस आपस में नहीं बनती थी। वे बात नहीं कर रही थी। दोस्तों के अनुसार कभी कभी डेबोरा बाहर आती थी, लेकिन कई बार वे वहां होते हुए भी डेबोरा बाहर नहीं आती थी। जब वो बाहर आती थी, उन्हें नजरअंदाज कर देती थी। वे देख और समझ सकते थे कि दोनों बहनों के बीच कितना तनाव था, जो एक ही घर में रहती थी। कैरन पाइस ने अपने लिए जो शांत जीवन बनाया था, वो मई 2021 के अंत में खत्म हो गया। और यह खत्म हुआ उसी औरत के हाथों, डेबोरा पैटन, जो उसकी इकलौती बहन थी। वे लोग पिछवाड़े जाते हैं और वही डेबी ये देखती है। उसे पता था कि करण अपने आंगन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। उसे पता था कि कैरन ने अभी अभी एक नींबू का पौधा, एक नन्हा पौधा लिया है।
जब उसने डेब्रा से पूछा, डेब्रा ने बताया कि यह वही नींबू का पेड़ है जो पहले सिर्फ एक छोटा सा पौधा था और यह 8 फीट लंबा गड्ढा है। तो डेबी उसका सामना करती है। वो पूछती है, क्या करें गड्ढे में है? क्या करें उस गड्ढे में है? और आप सुनेंगे कि डेब्रा पैटर्न उसे पूरी तरह अनदेखा करती है। कहती हैं, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जासूसों को तलाशी वारंट मिलते ही वे क्या करते हैं? वे जमीन के उस हिस्से पर जाते हैं और वे खुदाई शुरू करते हैं। और आप सुनेंगे कि उन्होंने कैसे किया। हत्या के जासूस अपराध स्थल जांच करता धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से, ताकि कोई चीज छेड़ी ना जाए, खुदाई करते रहे, खुदाई करते रहे। और लगभग 2 फीट नीचे आप सुनेंगे कि उन्हें कुछ महसूस हुआ, और उससे भी महत्वपूर्ण, उन्होंने कुछ सूंघा। उन्होंने सड़न की गंध को पहचाना। उन्हें पता था कि वहां नीचे किसी तरह की लाश है। अपनी शुरुआती दलीलों के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि डेबोरा सिर्फ एक आसान निशाना थी। वे दावा करते हैं कि वह निर्दोष है। सबूत। हर एक वाजिब शक से परे और किसी भी संदेह से परे। ये वो बोझ है जो अभियोजकों ने खुद पर तब लिया जब उन्होंने डेबोरा पैटर्न के खिलाफ सेकंड डिग्री मर्डर का आरोप दायर किया। अपने आरोपों को साबित करने के लिए तथ्यों और सबूतों के साथ। और डेबोरा पैटर्न को गिरफ्तार किया गया, उन पर आरोप लगाए गए और वो आपके सामने यहाँ बैठी हैं, न कि इसलिए क्योंकि उन्हें कोई सबूत मिला कि उन्होंने कैरन पाइस को मारा, ना ही इसलिए क्योंकि उन्हें कोई प्रमाण मिला कि उन्होंने मिस पाइस को मारा। उन पर सेकेंड डिग्री मर्डर का आरोप इसलिए नहीं लगा कि कैरन पाइस की मौत के समय क्या हुआ, इसका उनके पास कोई सबूत था। वो यहाँ इसलिए बैठी हैं क्योंकि तब उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें, और भले ही उस समय उनकी नजर में उसे गिरफ्तार करने के लिए इतना काफी था, लेकिन आपके लिए ये काफी नहीं है। मिस पैटर्न निर्दोष हैं, वो आज भी उतनी ही निर्दोष हैं। आपने कोई सबूत नहीं सुना है, आपने कोई सबूत नहीं देखा है, आपने किसी गवाह की गवाही नहीं सुनी है। वो निर्दोष हैं। इस मुकदमे के दौरान ये कभी नहीं बदलेगा। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि निर्दोष का फैसला दे। जूरी जिन गवाहों की गवाही सुनती है वे कैरन की करीबी दोस्त हैं, जैसे पैम नेल्सन। और जब आप लोग साथ होते थे तो क्या डेबोरा भी आप सबके साथ शामिल होती थी और आपके साथ समय बिताती थी? शुरुआत में हाँ। शुरुआत में, ठीक है। क्या ऐसा कोई समय आया जब आपने देखा कि उनके रिश्ते में कुछ चल रहा था? हाँ। क्या आपने देखा वे एक दूसरे से दूर होने लगे थे? जब हम वहाँ जाते थे, करेन के पोर्च में खिड़कियाँ थी और हम वहीं बैठते थे क्योंकि हम में से ज्यादातर स्मोक करते थे। सिगरेट्स। और डेबोरा बाहर आ जाती थी, हम खेल खेलते थे और पीते थे। वो शुरू में बाहर आ जाती थी, वाइन पीती थी और हमारे साथ खेल खेलती थी। फिर ऐसा हुआ कि वो बाहर तो आती थी और हमसे बात करती थी, लेकिन खेल खेलने के लिए नहीं रुकती थी। और फिर बाद में ऐसा हुआ कि वो बस वहाँ से गुजर जाती थी। वो अपने कुत्ते बड़ी को पिछवाड़े पेशाब पोटी कराने ले जाती थी। वो वहाँ से गुजरती थी और हमसे बात नहीं करती थी। कई बार वहाँ जाने पर वह कमरे से बाहर नहीं आती थी। पैम ने गवाही में बताया कि कुछ टेक्स्ट मैसेज देखकर उन्हें शक हुआ क्योंकि वे कैरन के भेजे हुए नहीं लग रहे थे। क्या करेन को बाल बनवाना पसंद था? हाँ, वो शिकायत करती थी कि उसके बाल बहुत लंबे हो गए हैं। और जब कोविड शुरू हुआ था तो हमारे पास एक हेयर ड्रेसर आती थी जो हमारे घर आकर हमारे बाल काट देती थी। तो मैंने उसे कहा कि मैं लिंडा को मैसेज करूंगी और पता करूंगी और अपॉइंटमेंट ले लूंगी। फिर मैंने यही किया। और क्या आप अपॉइंटमेंट ले पाए? हाँ, मुझे ये अपॉइंटमेंट मिल गया और मैंने अगले दिन उन्हें मैसेज किया कि मुझे ये अपॉइंटमेंट मिल गया, क्या ये आपके लिए ठीक है? गुरुवार को मुझे जवाब में मैसेज मिला, मैं नहीं आऊँगी। क्या ये ऐसा लगता है कि कैरन आपसे ऐसा कहेंगी? कैरन कभी भी इतना छोटा जवाब नहीं देती थी। उनके पास हमेशा कोई न कोई वजह होती थी कि वो क्यों नहीं आ रही हैं, या आप जानती हैं, वो हमेशा लंबा चौड़ा जवाब देती थी। और बाल कटवाना उन्हें पसंद था और वो इसे करना चाहती थी। हाँ, वो अपने बालों को लेकर बहुत नखरीली थी। सही है।
क्या इससे आपको चिंता हुई? हाँ, वो गुरुवार था। मैंने केली को मैसेज किया क्योंकि उसकी कोई खबर नहीं थी। वो 21 या 22 तारीख के बाद शनिवार को केली और डेबी के पास जा रही थी। वो डेबी और केली के पास जा रही थी। डेबी बीमार थी और मुझे कॉल करके बताने वाली थी कि वो कैसी दिख रही है, क्योंकि मैंने उसे काफ़ी समय से नहीं देखा था और जानना चाहती थी कि वो ठीक है या नहीं। और मुझे वो कभी नहीं मिला, जिससे ये शुरू हुआ। और फिर जब हम उसे अलग अलग बातें टेक्स्ट करते रहे और मैंने उसे बालों के बारे में मैसेज किया और उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मैं नहीं आऊँगी लिखा, और यही बात मुझे बहुत घबरा दी। उसी दिन जूरी ने कैरन की दोस्त डेबोरा वाटसन की गवाही भी सुनी। उसकी गवाही के अनुसार कैरन बहुत सावधान माली थी और सब कुछ व्यवस्थित रखती थी। जब उसने मिट्टी का बड़ा उखड़ा हिस्सा देखा तो उसे पूरा यकीन था कि कैरन ने ये नहीं किया होगा। और जब आपने ये देखा तो क्या आपने डेबरा से कुछ कहा? मैंने हाँ कहा था। आपने क्या कहा? मैंने वही कहा जो मैंने सोचा, और वो ये है, आप कैरन वहाँ अंदर है ना? और डेबोरा ने आपसे क्या कहा? उसने मुंह से कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने होठ भींचे और अपना सिर हल्का सा हिलाया। ठीक है। उसने बस अपने होठ भींचे और ऐसे ही सिर हिलाया। उस वक्त आपने क्या किया? उससे पहले मैंने उससे पूछा था कैरन कहाँ है, और उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। शायद उसने बहुत धीरे से कुछ कहा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है उसने बस यही कहा, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आपने उससे पूछा था कि कैरन कहाँ है और उसका जवाब था कि उसे नहीं पता। हाँ, ये सही है। और फिर जब आपने वो मिट्टी का हिस्सा देखा तो आपने उसे सीधे टोकते हुए कहा कि कैरन यहाँ है। मैंने कहा कैरन वहाँ है ना? ठीक है। और उसने सच में तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया है ना? उसने नहीं दिया। कैरन के दोस्तों की बातों के बाद अभियोजन पक्ष हिल्सबरो काउंटी शेरिफ कार्यालय के कई ऐसे गवाहों को बुलाता है जिन्होंने इस मामले की जांच की थी। उनकी गवाही बिखरी कड़ियों को जोड़ने में मदद करती है। ये हिल्सबरो काउंटी शेरिफ कार्यालय के डिप्टी डैनियल जिंटाक हैं। पिछवाड़े में देखकर क्या पाया? पिछवाड़ा बिल्कुल साफ सुथरा था, बस आंगन के बीच में मिट्टी थी। और ये स्टेट्स 19B हैं। बी, क्या आप उसी मिट्टी के ढेर की बात कर रहे हैं? हाँ। क्या मिस पैकन के साथ और कोई बातचीत हुई थी? हाँ, मैंने उनसे खुद मिट्टी के ढेर के बारे में पूछा था। क्या उन्होंने आपको कोई जानकारी दी कि वहाँ मिट्टी का ढेर क्यों था? हाँ, उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद वहाँ एक पेड़ लगाया था, लेकिन उनकी बहन को वो पेड़ वहाँ नहीं चाहिए था, क्योंकि वो चाहती थी कि बाड़ से बाड़ तक घास हो, इसलिए उन्होंने उसे उखाड़ दिया। मेडिकल परीक्षक के अनुसार करण की छाती के दाहिने हिस्से में गोली लगी, लेकिन बंदूक पास से चलने का कोई सबूत नहीं था। ये घाव छाती के दाहिने हिस्से की मांसपेशियों में प्रवेश करता है, फिर ये पसलियों के बीच से होकर अंदर प्रवेश करता है। ये फेफड़े को छेदता है और फिर यह हृदय की थैली में प्रवेश करता है जहां दिल होता है, और ये दिल और पल्मोनरी आर्टरी को भी छेदता है, और फिर ये और पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी की तरफ बढ़ता है और रीढ़ की हड्डी को भी छेद देता है, और वो लगभग T8 T9 थोरैसिक स्पाइन के स्तर पर होगा। फिर यह उस स्तर पर स्पाइनल कॉर्ड को छेद कर रीढ़ की हड्डी से होकर पीठ के रास्ते बाहर निकल जाता है। सही है। तो क्या आप ये एक विनाशकारी चोट थी? फिर हाँ, लगता है इसने कई अंगों को प्रभावित किया। इसने मुख्य अंगों को प्रभावित किया। दाहिना फेफड़ा बैठ गया और दिल में छेद से दिल को चोट लगी, जिससे वह पंख नहीं कर पा रहा था। क्या यह तुरंत जानलेवा था? इस तरह के घाव से आमतौर पर कुछ सेकंड या मिनटों में मौत हो जाती है। संपर्क का कोई सबूत नहीं था। अगर बंदूक की नाल त्वचा को छू रही हो तो बंदूक की नाल का निशान दिखता है। यह वहाँ कुछ कालिक हो सकती है। यह घाव के आसपास बारूद का जमाव हो सकता है। मैंने ना तो शर्ट पर और ना ही त्वचा पर कोई बारूद देख पाया, और वहाँ कोई स्टिपलिंग भी नहीं थी, जो कि बारूद के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो त्वचा पर लगकर छोटे छोटे घाव बना देते हैं। मैंने वो भी नहीं देखा, तो ये संपर्क घाव नहीं था। गवाही के बाद अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष समाप्त किया। अब बचाव पक्ष जूरी के सामने अपना पक्ष रखेगा। जज ने डेबोरा पैटन से पूछा कि क्या वो गवाही देंगी। जज को शायद सिर्फ हाँ या ना की उम्मीद थी, लेकिन डेबोरा पैटन का जवाब अलग था। तो क्या आपको अपने वकीलों से बात करने और उनसे सलाह लेने का मौका मिला है कि आपका फैसला क्या है? हाँ। और वो फैसला क्या है?
फिलहाल मेरा फैसला है कि मैं गवाही नहीं दूंगी। ठीक है। क्योंकि मेरे पास सिर्फ सुनी सुनाई बातें थी। मेरे पास सिर्फ दूसरों के इरादों के बारे में अनुमान थे कि शायद किसी और ने ये किया हो, लेकिन सही जांच नहीं हुई थी। ठीक है, ठीक है, हमें इन सब बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस हाँ या ना में जवाब दें। मुझे ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी और समय और जगह के लिए है। देखिए, मुझे एक और सवाल पूछने दीजिए। क्या किसी ने आपको उस फैसले को लेने के लिए किसी भी तरह से मजबूर किया है या धमकी दी है? मुझ पर इस वर्तमान फैसले को लेने के लिए किसी ने भी दबाव नहीं डाला है। ठीक है। मैं बस इतना ही कह रही हूँ। अगर मुझे शुरू में ही इस मामले को सही तरीके से संभालने का मौका मिला होता तो इससे बहुत सारे सबूत हटाए जा सकते थे। मैं समझता हूँ मैडम, अगर याद हो तो इसी केस की शुरुआत मैंने की थी जब मैं ट्रायल डिवीजन जज में ही था। मैं आपके उठाए मुद्दों से परिचित हूँ, समझता हूँ, पर यह किसी और जगह और किसी और समय के लिए है। आपकी सराहना करता हूँ। मुझसे बात करने और उन सवालों के जवाब देने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। आखिर में बचाव पक्ष अपना पक्ष रखता ही नहीं। बचाव पक्ष, आप अपना पक्ष रखना शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। फिलहाल मैं अपना पक्ष यही समाप्त करती हूँ। मेरी भावनाएं और आपत्तियां सुनी जा रही हैं। धन्यवाद देवियों और सज्जनों। राज्य और बचाव पक्ष ने अपने मामले समाप्त किए हैं। अब वकील मेरे सामने अंतिम तर्क प्रस्तुत करेंगे। इस मामले में दिलचस्प ये है कि अभियोजन ने नहीं बताया कि डेबोरा ने अपनी बहन कैरन को क्यों मारा, लेकिन वे मानते हैं कि उसके खिलाफ काफी सबूत हैं कि वही इकलौती संदिग्ध है। यहाँ हिल्सबरो काउंटी की असिस्टेंट स्टेट अटॉर्नी है। चेल्सी डे 20 मई 2021 को ये आखिरी दिन था जब पाम और जान करेन के दोस्तों ने उन्हें अपने घर पर जिंदा देखा था। फिर अगले दिन 21 मई 2021 को उनकी दोस्त डेबी वचॉन ने उन्हें आखिरी बार जिंदा देखा। करेन की खबर न मिलने पर वे चिंतित हो गए और फिर 24 मई को हमें पता है कि निगरानी फुटेज के जरिए यही आखिरी बार है जब कैरन पायेस को जिंदा देखा गया। वह अपने घर वापस जाती है और फिर कभी बाहर नहीं आती। मैं चाहती हूँ कि आप सब करेन के पहनावे पर ध्यान दें। आप उसे गराज में देख सकते हैं। उसने बैंगनी शर्ट पहनी है। वो जाकी है और अपने लॉन का ध्यान रखती है। उसने वही बैंगनी शर्ट और हल्के रंग की शॉर्ट्स पहनी हुई है। यही वही कपड़े हैं जिन्हें बाद में उसके शरीर से बरामद किए जाएंगे। उसी वीडियो में आप देखती हैं कि करेन झुककर अपने लॉन का ध्यान रख रही है। आपने सुना था कि वह अपने लॉन को लेकर बहुत सतर्क थी और अक्सर बाहर काम करती थी, जिसे पड़ोसियों ने भी देखा। और इस वीडियो में आप यहाँ तक देखती हैं कि जब वह झुक रही हैं और अपने लॉन का ध्यान रख रही हैं, तो वो अपने पड़ोसी की गाड़ी के पास से गुजरने पर हाथ हिलाना भी नहीं भूलती। करेन दोपहर 12 बजे गराज में जाकर दरवाजा बंद करती हैं और फिर बाहर नहीं आती। और यही आखिरी बार था जब किसी ने उन्हें अपने घर के बाहर देखा। और जब उन्होंने डेबोरा से बात की तो उन्होंने बताया कि उनका व्यवहार हमेशा बहुत शांत रहता था। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि करेन कहाँ है। वो गुमशुदगी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराना चाहती थी और उन्हें कोई चिंता नहीं थी। डेबोरा जानती थी कैरन कहाँ है, क्योंकि उसी ने उसे मारकर गड्ढे में दफनाया था। दूसरी डिग्री की हत्या साबित करने के लिए फ्लोरिडा राज्य को यह साबित करना होगा कि पहला, कैरन पायेस अब इस दुनिया में नहीं है। हमें ये पता है, उनका शव मिला था। यह दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है कि वह शव कैरन पायेस का ही था। दूसरा, मौत डेबोरा पैटन के आपराधिक कृत्य के कारण हुई थी। कैरन पायेस को गोली छाती में लगी थी। कैरन पायेस को तब छाती में गोली मारी गई थी जब वो अपने घर पर थी। उस घर में आने जाने वाली एकमात्र दूसरी व्यक्ति डेबोरा पैटन थी। डेबोरा पैटन ने कैरन पायेस को छाती में गोली मारी। तीसरा, कैरन पायेस की हत्या एक ऐसे कृत्य से हुई जो दूसरों के लिए तुरंत खतरनाक था और मानव जीवन के प्रति संवेदना नहीं दिखाता था, यानी विकृत मानसिकता को दर्शाता था।
डेबोरा ने कैरन की छाती में गोली मारी और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कैरन जिए या मरे। उसने सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की। उसके पास ऐसा करने के लिए कई दिन थे। उसने बंदूक ठिकाने लगा दी और कैरन का मोबाइल भी गायब कर दिया, जो कभी नहीं मिला। निश्चित रूप से उसने घर के अंदर की सफाई कर दी और उसे लगा कि उसने कैरन को इस तरह से ठिकाने लगा दिया है कि कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। उसे ये पता नहीं था कि कैरन अपने दोस्तों में कितनी प्रिय थी और उसके संपर्क न करने पर वे कितने चिंतित हो जाएंगे। बचाव पक्ष ने मामला पेश नहीं किया, लेकिन जूरी को मुवक्किल की निर्दोषता मनवाने का आखिरी मौका था। ये हैं बचाव पक्ष की वकील मारिया डंकर। आप जूरी के सदस्य ये तय करते हैं कि क्या साबित हुआ है, क्या सिर्फ अटकलें हैं और क्या मनगढ़ंत है। जब आप विचार विमर्श कक्ष लौटेंगे तो आपको 2 सवालों के जवाब देने होंगे। पहला, क्या डेबोरा पैटन ने अपनी बहन करेन पायेस को गोली मारी और मार डाला? दूसरी बात, उस गोलीबारी की स्थिति क्या थी? और मेरा मतलब है, क्या ये 2nd डिग्री मर्डर था? विशेष रूप से क्या वहां द्वेष, नफरत, दुर्भावना और बुरी मंशा थी, या ये कुछ और था? क्या कुछ और हुआ था? ये वे सवाल हैं जिनका आपको जवाब देना होगा। उन्होंने हमें ये जानकारी भी दी कि कैरन और डेबोरा की आपस में नहीं बनती थी, डेबोरा पैटन की भी नहीं बनती थी। लेकिन मेरी आपसे जूरी के सदस्यों से ये सवाल है कि इसका मतलब क्या है? उनकी आपस में नहीं बनती थी, क्या वे बस एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे? क्या ये एक आम रूममेट के बीच झगड़ा था? क्या ये कोई पारिवारिक ड्रामा जैसा झगड़ा था? असल में क्या हो रहा था? हमें सिर्फ इतना पता है कि उनकी आपस में नहीं बनती थी, बाकी जानकारी नहीं है। अभियोजन पक्ष दिखाना चाहता है कि यही अपने आप में किसी को 2nd डिग्री मर्डर करने की वजह दे देती है और उन्हें मकसद साबित करना जरूरी नहीं। मैं ये इशारा नहीं कर रही कि वे ऐसा करते हैं, लेकिन वे इसे आपके सामने एक वजह के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेबोरा पैटन ही अकेली इंसान क्यों होगी जो अपनी बहन को मारना चाहेगी। सिर्फ किसी को पसंद ना करना या सिर्फ किसी के साथ ना बनना इस बात का सबूत नहीं है कि किसी ने 2nd डिग्री मर्डर किया है, वो भी वाजिब संदेह से परे। लेकिन जज साहिबा, करेन की हत्या के बाद से एक बात है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। गवाही के तौर पर यह सिर्फ एक स्वीकार्य सुनी सुनाई बात है, लेकिन मेरे दिमाग में करेन की यही आवाज़ गूंजती रहती है और ये दिल दहला देने वाला है। अपनी मौत से कई महीने पहले कैरन ने बार बार कहा था, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उन्हें बताना कि मेरी बहन ने किया है, वो मुझे मार डालेगी। बार बार हमने ऐसी बातें सुनी। मुझे यकीन करना मुश्किल था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हमने सुझाव दिए, हमने कहा उसे वहाँ से हटा दो, उसके लिए दूसरी जगह ढूंढो, चाहे पैसे देने पड़े, खुद भी वहाँ से जाओ, बाहर निकल जाओ, पक्का कर लो उसकी बंदूक खाली हो और उसमें गोलियां ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम दोस्त होकर और क्या कर सकते थे अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए। मेरे दिमाग में जब मैं अब भी वे सिहरन पैदा करने वाले शब्द सुनती हूँ, 2nd नहीं बल्कि 1st डिग्री मर्डर की, क्योंकि उसने शिकार को बता दिया था कि वो उसे मारने वाली है। क्या पैरोल की उम्मीद है? मैं चाहती हूँ वो जेल में ही मरे और दुखी रहे। उसने हम सब की ज़िंदगी दुखी कर दी है। वो दया की हकदार नहीं है। अगर उसे मौका मिलता तो शायद वो परिवार के दूसरे सदस्यों को दी गई अपनी बाकी धमकियों को भी सच कर देती। मैं आपसे विनती करती हूँ कि उसे उम्र कैद दें। मैं चाहती हूँ कि वो जेल में ही मरे। डेबोरा पैटन के दोषी होने के बावजूद उसके पास अदालत के लिए अंतिम संदेश है। मान्यवर, धन्यवाद। मैं इस मामले में बेगुनाह खड़ी हूँ। मैं इस फैसले के खिलाफ अपील करने का इरादा रखती हूँ। मैं उन सभी बातों को भी माफ़ करती हूँ जो मैंने अभी अभी सुनी, चाहे वे सच थी या झूठ। हे स्वर्गीय पिता, मैं जानती हूँ कि आप इस स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं और भले ही मैं समझती हूँ कि फैसला हो चुका है और आप सज़ा सुनाने वाले हैं, मैं इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखूँगी।
मेरे पास कहने के लिए बस इतना ही है। लेकिन आखिरी बात जज ने ही कही। मुझे ये सबूत और केस याद है जब ये पहली बार आया था। जिस ठंडे और सोचे समझे तरीके से आपने ये जुर्म किया, आप कहते हैं कि आप निर्दोष हैं। हाँ, मैं कोई आपसे सहमत नहीं, मैं भी नहीं, जूरी भी नहीं। एक दिन आपका भी न्याय होगा। अगर आप भगवान से डरते हैं तो अभी आपको डरना चाहिए, क्योंकि आपकी गलती है। आप हमारे बीच की बुराई है। आपने जो किया उससे ये साफ है। जब मैंने वीडियो में आपको फावड़ा लेकर घर में जाते देखा ताकि बहन को दफना सकें, ये असंभव सा लगा। उसने वीडियो नहीं देखा। ये आपका बोलने का समय नहीं है, ये आपका सुनने का समय है। ठीक है, लगता है आप इसे मजाक समझ रहे हैं। अब अपनी बाकी जिंदगी का आनंद लें, क्योंकि मैं आपको उम्र भर के लिए जेल भेजने का आदेश दे रहा हूँ। 25 साल की सजा अनिवार्य है। जितना भी समय आपने पहले बिताया है उसका क्रेडिट मिलेगा, लेकिन आप अपनी बाकी जिंदगी जेल में ही बिताएंगे। आपको पहले ही ऐसा करने पर दोषी ठहराया गया है, बस यही कहना। जहां डेबोरा को अपनी सजा मजाकिया लगी, वहीं कैरन के दोस्तों की भावना अलग थी। उन्हें राहत महसूस हुई ये जानकर कि आखिरकार न्याय हुआ है। डेबोरा पैटन फिलहाल फ्लोरिडा के होमस्टेड में स्थित होम स्टेट करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में उम्र कैद काट रही हैं। एपिसोड में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिल्डर हूँ। अगले हफ्ते हम एक और महिला अपराधी की कहानी के साथ फिर मिलेंगे।